हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव सर फिजिक्स ट्यूनर से नीट और जेई के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन आज करने जा रहा हूँ। लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में आपको एबीसी तीन प्लेटें और उन पर जो है चार्ज है वो आपको गिवन है, वो आपको यहाँ इंडिकेट किए इन डायग्राम में। आपको कैलकुलेट करना है कि प्लेट बी पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इन दोनों पर चार्जेज आफ्टर इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कितना होगा वो कैलकुलेट करना। कंसेप्ट है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप जितनी भी तीनों प्लेटें हैं उन तीनों प्लेटों पर जो टोटल चार्ज है वो आप ऐड कर लेंगे। 10Q है, माइनस का 5Q है विद साइन, प्लस का Q है, एंड देन इसे डिवाइड कर देंगे आप उसे। तो आपको जो मिलने जा रहा है नंबर 10, 11, 5 है 6Q अपॉन 2। इट मीन्स दिस विल बी 3Q। तो ये 3Q आपका कहाँ कहाँ होगा? ये 3Q होगा प्लेट ए की लेफ्ट साइड पर, इट मीन्स दिस साइड, एंड प्लेट सी की राइट साइड प्लेट पर। तो ये 3Q हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 3Q चार्ज ये है, टोटल सी प्लेट पर है 10Q, तो रिमेनिंग कितना होगा? 10Q माइनस का 3Q, इट मीन्स 7Q। तो 7Q चार्ज होगा प्लेट सी की लेफ्ट साइड पर। ओके, अब हम मूव करते हैं कि ये आपका 7Q है, तो देन यहाँ कितना होगा? तो दिस मीन्स इधर होगा माइनस का 7Q, क्योंकि ये कंडेंसर की तरह से बिहेव करेंगे कि एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव है अपोजिट साइड पर जो है दूसरी साइड पर उसके उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। देन माइनस का 7Q इस साइड है, तो माइनस का 5Q, तो इट मीन्स टोटल माइनस 5Q होना है, जबकि राइट साइड पर बी प्लेट की 7Q माइनस का आ चुका है। तो 10 रिमेनिंग क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो है लेफ्ट प्लेट पर प्लस का 2Q चार्ज होगा। अब आपका ये इस साइड पर प्लस का 2Q है और ये एक कैपेसिटर बना रहे हैं। कौन कौन? ये साइड और ये साइड मिलकर के कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं। तो प्लस का 2Q, तो इट मीन्स इक्वल का जो है या माइनस का 2Q जनरेट हो जाए। देन अब आप कंफर्म कर लीजिए 3Q प्लस है, माइनस का 2Q है, देन इनका समेशन क्या होगा? प्लस का Q ये रखा। तो इट मीन्स सेटिस्फाई हो गई सब इक्वेशन। तो हेंस बी प्लेट की लेफ्ट साइड प्लेट पर होगा प्लस का 2Q और राइट साइड की प्लेट पर होगा माइनस का 7Q। तो इट मीन्स ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ अ मास एम चार्ज Q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये अज्यूम कर लिया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक चार्ज की जो है साइन इसने प्रोवाइड नहीं की है, तो कोई बात नहीं, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज मान लिया और u इक्वल्स टू 0 से इसे स्टार्ट होना है। तो नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, काइनेटिक एनर्जी जो है इसने कितनी गेन की है आफ्टर ए टाइम t, वो आपको कैलकुलेट करना है। अज्यूम दैट पार्टिकल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ ए डेल्टा x, देन एनर्जी गेन क्या होगी? u इक्वल्स टू q टाइम्स डेल्टा v, एनर्जी गेन होगी चार्ज पार्टिकल के द्वारा। देन q तो q रहेगा, डेल्टा v क्या होगा? e टाइम्स डेल्टा x। क्यू ई डेल्टा x क्या होगा? क्यू ई टाइम्स डेल्टा x। डेल्टा इज द डिस्टेंस, s कह सकते हैं। s की वैल्यू क्या होती है? यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। देन क्यू ई इंटू यू क्या है? 0 इंटू टी। अब हाफ ए क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। जैसे एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल आपको अवेलेबल होगा, इमीडिएटली आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि एनर्जी गेन कितनी है। चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देन इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? क्यू ई, देन विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वैल्यू आ गई क्यू ई बाई एम। तो बस यही एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको फीड करनी है यहाँ। यू विल बी क्यू ई, ये तो 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन ये कैलकुलेट किया तो ये फीड करिए आप क्यू ई बाई एम एन टाइम्स टी स्क्वायर। बस यही आंसर हो गया। तो थर्ड विल बी द आवर आंसर। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन two concentric cells of a radius r1 and r2 are given, और चार्जेस जो इनकी सरफेस पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आउटर साइड की जो सेल है उस पर Q1 और इनर साइड की जो सेल है उस पर Q2।
तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट बी पर, जो कि आपका सेंटर ओ से आर बी डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना। आपने कंसीडर किया कि ये आपके पास आर बी डिस्टेंस पर पॉइंट बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सेल विल बी जीरो एट द पॉइंट बी बिकॉज इट इज इनर टू द स्फेरिकल सेल। सेल के ये है आउटसाइड है, और इनर अगर पॉइंट लेंगे तो इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है, ये आपको पता है। यहाँ ई फील्ड जीरो है इनसाइड द सेल, कंडक्टिंग नेचर की है इसलिए जीरो है ये। एंड देन ये आपके जो इनर जो शेल है इसके जो है आउटसाइड है पॉइंट बी, तो ड्यू टू दिस क्योंकि चार्ज आपका जो है इस इनर शेल पर है, वो Q2 को मैं कंसीडर कर सकता हूँ एट द सेंटर ऑफ द spherical cell of a radius r2. So then electric field at point B will be only due to the electric field generated by the inner shell of this system. तो ठीक है, तो ये फील्ड जो है आपका एट द पॉइंट बी विल बी, हाँ इसका दूसरा तरीका भी है कि आप जानते हैं कि जो सेल ये आपके आउटर है, इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इनसाइड हर पॉइंट पर होगा इस सेल के अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कांस्टेंट है, तो देन ई क्या होता है माइनस का डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो इनर साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेल आउटर है, इसके हर पॉइंट पर इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो है, डेल्टा एक्स इक्वल टू, इसका मीनिंग है कि जो आउटर सेल है उसके कारण इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन जो अंदर की साइड की सेल है उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू के द्वारा दिया जाएगा 1/4πε0 Q2/R2²। इसके अकॉर्डिंग केवल ऑप्शन अभी सेकंड आता है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो V एट बी क्या होगा कि जो आउटर सेल है इसके ऊपर जो भी पोटेंशियल होगा वो तो अंदर होगा ही होगा, 1/4πε0 आउटर सेल के कारण उसकी सरफेस पे पोटेंशियल है Q1/R1 ये पोटेंशियल। तो यही पोटेंशियल होगा एट पॉइंट बी पर भी, क्योंकि बी पॉइंट आउटर सेल के अंदर पड़ता है। देन अब पोटेंशियल होगा ड्यू टू जो कि सेल R2 रेडियस की है, इसके कारण एट दिस पॉइंट, इनर सेल के कारण जो पॉइंट बी है ये इसके आउटर साइड है। तो देन ड्यू टू इनर सेल पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू Q2/R_P। तो दिस विल बी द आंसर, पोटेंशियल ये बनेगा। तो इसका अकॉर्डिंग भी अगेन फिर ऑप्शन आ रहा है ये, तो इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन आपको गिवन किए हैं 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स A, B एंड C विद द रेडियस ऑफ ए स्मॉल b एंड ए स्मॉल c। लेकिन आपकी स्फेरिकल सेल A एंड B को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड किया गया। तो देन आपको कैलकुलेट करना है कि कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम क्या है। स्फेरिकल सेल A और B को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो इन दैट केस A का अस्तित्व तो एंड ही हो गया। अगर आप चार्ज A को ट्रांसफर करेंगे तो देन वो वायर के थ्रू होता हुआ ऑटोमेटिकली कंडक्टिंग सेल बी पर ट्रेवल कर जाएगा। तो इट मीन्स ए का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, तो इसीलिए हमने जो है इसको रिमूव ही कर दिया। ए सेल का होना या ना होना कोई इफेक्ट नहीं करेगा इस टोटल सिस्टम की कैपेसिटेंस पर, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देने की कि जो स्फेरिकल सेल सी है इसकी आउटर सरफेस को ग्राउंड नहीं किया गया है। तो देन इन दिस केस क्या होगा कि अगर आप कंडक्टिंग सेल बी को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करें तो देन बाय इंडक्शन मेथड इतना ही चार्ज आपका कंडक्टिंग सेल सी की इनर सरफेस पर एंड देन आउटर सरफेस पर भी जनरेट होगा। लेकिन अगर आप कंडक्टिंग सेल सी की आउटर सरफेस को और भी चार्ज प्रोवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इट मीन्स अब आपके पास क्या क्या हुआ इसमें कि एक बी से सी तक स्फेरिकल कैपेसिटर जनरेट हो गया। यहाँ आपके पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी। और अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया
तो देन उतना ही यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसकी ये आउटर सरफेस अभी भी चार्ज लेने के लिए फ्री है, तो यहाँ आप चार्ज दे सकते हैं, लेकिन वो चार्ज कभी भी ट्रैवल करके इनसाइड नहीं आएगा, ये आपका यहाँ आपस में इंटैक्ट रहेगा। तो इट मीन्स ये पूरा सिस्टम हमारा एक स्फेरिकल कैपेसिटर और एक आपका जो है स्फेरिकल कंडक्टर की तरह से बिहेव करेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट, बी और सी स्फेरिकल स्केल के कॉम्बिनेशन से बना कैपेसिटर, इट मीन्स सी बी सी, एंड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर सी, ये बनेगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, ये तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बी सी अपॉन सी माइनस बी। सी बड़ा है तो बी छोटा है, तो सी माइनस बी करेंगे, प्लस का कंडक्टर सी 4 पाई एप्सिलॉन 0 सी, देन आफ्टर सॉल्यूशन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सी तो आप कॉमन लेंगे, then b upon c minus b प्लस का 1। आफ्टर सॉल्यूशन b से b कैंसिल, c की मल्टीप्लाई होगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 c स्क्वायर अपॉन c माइनस b विल बी द करेक्ट आंसर। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी दिस 4 पाई एप्सिलॉन 0 c स्क्वायर अपॉन c minus b। Okay, now we move to question number 5. In this circuit, we have to calculate the unknown current I3. तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे नोड वोल्टेज एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि किसी एक नोड की वोल्टेज को हम जीरो अज्यूम कर लेंगे, वो कोई सी भी हो सकती है, इसको समझ लें या इसको। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वोल्टेज 0 वोल्ट है, ये P नोड है, इसकी वोल्टेज 0 वोल्ट है। इन दैट केस ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो देन इट विल बी -8 वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल, इट मींस हाई वोल्टेज है जो कि 0 पर है, तो देन नेगेटिव टर्मिनल विल बी द 12 वोल्ट डाउन, इट मींस दिस विल बी एट माइनस का 12 वोल्ट। दिस इज ए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, और ये आपका हायर वोल्टेज टर्मिनल ऑफ द सेल। तो अगर ये 0 वोल्ट पर है नेगेटिव टर्मिनल, तो देन दिस विल बी एट +6 वोल्ट। अब आप जानते हैं कि सेल से जो है पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट को आउट मानते हैं, तो ठीक है, इससे मैंने अज्यूम कर लिया कि ये करंट है I1, और इस टर्मिनल से जो है आउट मैंने मान लिया I2। तो देन इस टर्मिनल P पर तीनों ही करंट आ रही है, इनकमिंग करंट तो है एट पॉइंट P, बट आउटगोइंग कोई नहीं है, तो देन KCL अप्लाई कर लेते हैं एट किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट P। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों ही करंट इनकमिंग है, तो I1, तो इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, बट आउट गोइंग करंट कोई नहीं है पॉइंट P पर, वो 0 कर ली। फिर I1 I2 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और I3 की फाइंड आउट हो जाएगी। I1 कैसे निकलेगी, ये हायर पोटेंशियल है, अगर आपने I1 है तो इट मीन्स ये I1 इस वे में ट्रेवल कर रही होगी, इधर I2 ये आपने इंडिकेट किए इस वे में, तो इट मीन्स I2 इस तरीके से ट्रैवल कर रही है इस सर्किट में। I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो देन अननोन I3 आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो I1 कैसा आएगा, I1 कहाँ फ्लो कर रही है, इस सर्किट, ओके, इस वे में। तो देन टर्मिनल पोटेंशियल 6 वोल्ट से -8 वोल्ट तक ट्रैवल कर रही है, 6 वोल्ट से स्टार्ट हुई, और इसका जो इस रेजिस्टेंस को अगर हम कंसीडर करें तो इसका एक टर्मिनल 6 वोल्ट पर है और अदर टर्मिनल इसका जो है -8 वोल्ट पे है। तो देन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, करंट I1 आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो I1 के लिए 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल माइनस का लोअर पोटेंशियल -8 वोल्ट, एंड देन रेजिस्टेंस है 28 ओम। तो करंट ऑलवेज चलती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, तो डायरेक्शन भी मैच हो गई I1 की, एंड देन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल डिवाइड बाय 828, ये करंट बन गई I1। इन द सिमिलर वे हाई पोटेंशियल 6 वोल्ट 454 ओम, और लोअर पोटेंशियल इज माइनस का 12 वोल्ट एंड डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है ये 54 ओम, और I3 तो हमारे लिए अननोन है, ये विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व आउट कीजिए, 614 डिवाइड बाई, तो हाफ एम्पियर तो ये हो गई, 612 18 1/3 एम्पियर ये हो गई, प्लस का I3 इक्वल टू 0।
तो I3 कम्स आउट 3 2 जा 5/6 एम्पियर, लेकिन माइनस की। इट मीन्स जो डायरेक्शन एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में गिवन की है, करंट I3 विल फ्लो अपोजिट टू दिस डायरेक्शन। इट मीन्स करंट ऊपर की तरफ जा रही होगी इस वे में। Now let us move to next question number 6. An uncharged capacitor of a capacitance 12 microfarad is connected to a battery of a EMF 6 volt and an internal resistance of a 1 ohm through resistance less leads. ओके, तो कुछ सर्किट हमारा इस तरीके से बनेगा। ये एक कैपेसिटर है 12 माइक्रोफैरड और इसको कनेक्टेड किया गया है एक सेल से। ये स्विच एक सेल है जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और वोल्टेज है इसकी 6 वोल्ट। 12 माइक्रो सेकेंड जब आप ये कनेक्ट कर देते हैं, इसके 12 माइक्रो सेकेंड के बाद कितनी पावर बैटरी ने सप्लाई की है वो कैलकुलेट करना है। तो पावर सप्लाई क्या होगा, सिंपल बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से तो वी फिक्स होगा, बिकॉज जो भी पावर सप्लाई होगी, इस पावर सप्लाई के ड्यूरिंग जो चार्ज फ्लो होगा वो 6 वोल्ट के क्रॉस फ्लो होगा, तो फिक्स ही है। जो भी चार्ज इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा वो बैटरी के अंदर जब भी फ्लो करेगा वो 6 वोल्ट पर प्लेट डिफरेंस पर फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज फिक्स है। लेकिन करंट चार्जिंग के ड्यूरेशन में करंट जो है इस सर्किट में वो वेरी करेगी। ओके, करंट अगर कहें तो वेरिएबल होगी, लेकिन वोल्टेज फिक्स होगा। लेकिन आई क्या होता है, आई हम जानते हैं dQ/dt है। ठीक है, तो पावर जो आपकी बैटरी सप्लाई करेगी दैट विल बी V टाइम्स dQ/dt। अब आपका एक कैपेसिटर अगर चार्जिंग कंडीशन में है तो देन चार्जिंग के लिए Q इन्फिनेटिव 1 माइनस e⁻t/RC ये एक्सप्रेशन होता है। या Q इन्फिनेटिव क्या है कि फाइनल चार्ज जो कैपेसिटर पर स्टोर होगा, और फाइनल कितना होगा C टाइम्स V, C कैपेसिटेंस और V टाइम्स फाइनल वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगी DC की अक्रॉस एक्स कैपेसिटर पे। तो इट मीन्स C टाइम्स V 1 माइनस e⁻t/RC। नाउ अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो वी विल गेट द dQ/dt। तो वी विल गेट CV, दिस विल बी 0 माइनस एंड अ माइनस प्लस हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर e की पावर, ये तो एज सच रहेगा t/RC, और जिसको आपने अज्यूम किया उसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 1/RC, और जो ये माइनस है वो इस माइनस को प्लस कर चुका होगा। तो देन dQ/dt आपके पास आ गया, वो वैल्यू आप यहाँ फीड कर सकते हैं V टाइम्स CV e⁻ माइनस का t/RC अपॉन में RC। dQ/dt की वैल्यू यहाँ से फीड की है, कैंसिल आउट C, देन दिस विल बी V² R e⁻ माइनस का t/RC। ओके, तो फीड कीजिए वैल्यूज। वोल्टेज क्या है 6 वोल्ट है, R क्या है 1 ओम है, मल्टीप्लाई e⁻ माइनस का t इज 12 माइक्रोसेकेंड एंड R 1 ओम एंड C इज 12 माइक्रोफैरड। तो इट मीन्स ये कैंसिल होकर के 1, p की पावर -1, तो इट मीन्स 36/e 36/2.71। आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक दिस विल कम्स आउट 13.25 वाट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन किया है कि एक मेटेलिक पीस है जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए साइड पर, ए फेस पर लेसर है और बी फेस पर ग्रेटर है। करंट जो थ्रू दिस कंडक्टिंग पीस है वो सेम है I। तो देन आपको आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कौन सा सही है, बेटर है। तो ठीक है, तो मैंने इस पीस को कुछ इस वे में जो है इक्वल विथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आप इसे dx कहें या l कहें, दोनों एक ही बात है, dx और l। तो ये अलग अलग पीसेस में आपने इसे कट कर लिया। तो देन अज्यूम कर लिया इसको कटिंग में, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस साइड A1 है और इस साइड A2 है। शो हो रहा होगा कि A2 इज ग्रेटर देन A1 है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, ऑप्शंस रीड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज लेस देन B और इक्वल टू B। तो ठीक है, पहले फर्स्ट 2 ऑप्शंस को ही हम
कंसीडर कर लेते हैं कि लेसर और ग्रेटर बेसिस पर। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका होता है E इक्वल्स टू dv/dx। मैंने माइनस साइन को छोड़ दिया, केवल मैग्नीट्यूड बेसिस पे मुझे ग्रेटर और लेसर चूज करने हैं। तो E विल बी द dv/dx। ओके, तो dv क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस के बीच? इस सरफेस, पहला पीस सेलेक्ट कर लेते हैं ये। तो ये आपका dv है इस फेज से इस फेज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट तो I ही फ्लो कर रही है पूरे इसमें से। ऐसा तो नहीं होगा कि करंट यहाँ से I हो और ये बड़ी होती चली जाए एरिया के बीच। नो, करंट सेम ही होगे थ्रू। तो इट मीन्स I टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉलेस्ट पीस। तो I into R will be the potential difference and this will be the dx। ओके, करंट I, R को आप लिख सकते हैं रो L अपॉन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ, ये आपका मैंने थोड़ा लिखा एवरेज, अगर एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन यहाँ ले सकते हैं। ये A1 का है तो A1 ये समझ लीजिए कि इनके बिटवीन एरिया है, यहाँ पर एवरेज एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इतने हिस्से का। देन dx, अब मैं पहले लिख चुका हूँ dx और L तो सेम है, तो इट मीन्स दिस विल कैंसिल आउट। नाउ रो इज मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो रो तो जो है इस पूरे मटेरियल का सेम ही रहने जा रहा है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है लेफ्ट टू राइट तक। एंड देन आई भी सेम ही है इस पूरे के पूरे कंडक्टर में। तो देन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब फेस A टू B अगर ट्रेवल करें तो B का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ग्रेटर है, तो इट मीन्स E एट B will be lesser than electric field at A। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A is less than, नो ये ग्रेटर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन इज डिस्कार्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A is इक्वल टू B, नो, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट 3 एंड 4 पर। यहाँ आपका दोनों ऑप्शन में पूछ रहा है थर्मल पावर जनरेटेड A से B पे ज्यादा है या B से A पे, समथिंग लाइक दैट। तो अब आप इसमें पावर जनरेटेड देखना है कि पावर जनरेटेड क्या होगा। तो P, अब आप ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट तो सेम ही है, तो बेटर है कि मैं I स्क्वायर टाइम्स R से इसको स्टार्ट करूं, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को। करंट सेम है आपका जो है A और B पर कह रहा है, ठीक। तो करंट तो A पर एंटर करते वक्त भी I है और B से आउट करते वक्त भी I ही है, लेकिन रेजिस्टेंस इन दो फेसेस के समथिंग डिफरेंट हैं। कैसे? I स्क्वायर R जो है ये अभी जैसे ऊपर लिखा था रो L अपॉन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। L तो आपका ईच एंड एवरी पीस के तो सेम ही है, रो मटेरियल की वजह सेम है, करंट सेम है, तो पावर जनरेटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। पावर एट A विल बी ग्रेटर देन पावर जनरेटेड एट B, क्योंकि एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन लेसर है एट A फेस पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B पर लार्जर है, तो जहां ये स्मॉलर होगा वहीं पावर जनरेटेड ज्यादा होगी, तो PA इज ए ग्रेटर देन PB। तो देन ऑप्शन पावर जनरेटेड एट A इज अ मोर देन द B, तो इट मींस ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ए पोटेंशियोमीटर वायर है जो लेंथ ऑफ 10 मीटर, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है 10 मीटर का है, 10 ओम है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर को कनेक्ट किया हुआ आपने एक 11 वोल्ट और 1 ओम की बैटरी से। तो आपको कैलकुलेट करना पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर। तो इस सर्किट को मैंने जो है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बनाया, तो वो ये है 11 वोल्ट बैटरी, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड नाउ 10 ओम जो है ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है और 10 मीटर ये लेंथ है। तो देन आप इसे जो है फॉर्मूले से ना करके बेसिक से करें तो ज्यादा इजी महसूस होगा। तो 11 वोल्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा दिस 10 ओम पर और 1 ओम पर। तो सिंपल है कि ये आपका 10 वोल्ट जो है अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर आ जाएगा और 1 वोल्ट जो है ये, क्योंकि सीरीज में होने की वजह से करंट तो सेम ही रहेगी, करंट सेम होगी, तो इट मीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ठीक है, ये 10 ओम है तो 10 वोल्ट, ये 1 ओम है 1 वोल्ट, 11 वोल्ट की टोटल सेल है। तो अब आप कह सकते हैं कि 10 वोल्ट जो है 10 मीटर पर डिस्ट्रीब्यूट है, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ ऑफ द वायर। तो 10 वोल्ट है एंड देन 10 ही मीटर जो है इसकी लेंथ है, तो दिस विल कम्स आउट 1 वोल्ट पर मीटर।
तो आंसर सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस सर्किट आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पावर जनरेटेड इन विच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप भी मान लें, कुछ ही मान लें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये सर्किट के सभी रेजिस्टेंस एक्चुअली में किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ओके, इस टर्मिनल को मैंने अज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए ए है, तो इट मीन्स दिस इज आल्सो ए। ओके, नेक्स्ट इसको मैं बी कहता हूं, तो ये सब बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। ओके, तो अगर आप देखें तो ए और बी के बीच 4 ओम है, ए एंड बी के ही इन बिटवीन 2 ओम है, ए एंड बी के ही इन बिटवीन 6 ओम है, ए एंड बी के ही इन बिटवीन 12 ओम है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि सारे रेजिस्टेंसेस ये तो पैरेलल में हुए, जितने भी रेजिस्टेंसेस गिवन है ये सभी रेजिस्टेंसेस एक्चुअल में पैरेलल में कनेक्टेड है। ये करता हूं तो ये ए टर्मिनल एंड दिस इज अ बी टर्मिनल, और इसी ए एंड बी टर्मिनल के अक्रॉस ये बैटरी अप्लाई की हुई है V वोल्ट की। तो अब आपका सबके अक्रॉस V वोल्ट है, अगर P पावर जनरेटेड क्या होगी V स्क्वायर अपॉन R, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका भी रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उसी के अक्रॉस पावर मैक्सिमम जनरेट होगी। तो यहाँ आपका सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो 2 ओम में जो जनरेटेड पावर होगी वो मैक्सिमम होगी। तो आंसर विल बी द फर्स्ट। Now we move to question number 10. In this circuit, you have to calculate voltage across voltmeter. कि वोल्टमीटर की वोल्टेज या इसकी रीडिंग क्या है ये आपको कैलकुलेट करनी है इन दिस क्वेश्चन। ओके, 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है टू दिस सर्किट। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 80 ओम वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है, 80 ओम का ये रेजिस्टेंस है, तो देन द इफेक्टिव सर्किट विल बी नाउ 20 ओम, और 80 ओम और 80 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी 40 ओम। ठीक है, ये 2 वोल्ट बैटरी है। अब 2 वोल्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा 20 ओम पर एंड 40 ओम पर। तो ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस 40 ओम विल बी, करंट तो सेम ही फ्लो करेगी क्योंकि ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हैंस V 40 ओम विल बी 40 अपॉन 40 plus 20 multiply voltage of the cell, it means a 2 volt. This comes out 80 upon 60, so 4 by 3 volt. It means this will be 1.33 volt. ये voltage होगी across voltmeter, और a reading of a voltmeter will be equals to 1.33 volt. Now we move to question number 11. ये क्या कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 20 ओम। ठीक है, तो ये इसका सिंबल साइन बना लेते हैं गैल्वेनोमीटर का। इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम एंड देन इट रिक्वायर्स 0.01 एम्पियर करंट फॉर फुल स्केल डिटेक्शन। मैक्सिमम करंट विच कैन पास थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इज 0.01 एम्पियर। अब आपको इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एक वोल्ट मीटर में, किसके 20 वोल्ट के। तो देन ठीक है, तो वोल्ट मीटर में अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है तो ऑलवेज एक रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट किया जाता है। तो ठीक है, मैंने ये R ओम रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितनी होगी पहले वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। V गैल्वेनोमीटर विल बी I टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, दैट विल बी 0.01 multiply 20, it means 0.2 वोल्ट। 20 वोल्ट टोटल वोल्ट मीटर की रीडिंग बननी है। तो देन वोल्टेज अक्रॉस R जो होगा रेजिस्टेंस, ये जो आप सीरीज में अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी 20 वोल्ट माइनस का जो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 20 माइनस का 0.2, इट मीन्स 90.8 वोल्ट को बियर करना होगा किसे, इस रेजिस्टेंस को। तो देन अब करंट तो गैल्वेनोमीटर में 0.01 एम्पियर ही जा सकती है, तो इट मीन्स इसके थ्रू भी सीरीज में है,
तो यही मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो देन रेजिस्टेंस आर विल बी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, और करंट जो है आपका सर्किट में 0.01, वोल्टेज आपने 19.8 वोल्ट कैलकुलेट की है एंड 0.01, इट मीन्स दिस कम्स आउट 1980 ओम। तो इस मीन्स रेजिस्टेंस जो इसमें कनेक्ट करना होगा मुझे वो 1980 ओम का कनेक्ट करेंगे। देन ये जो है गैल्वेनोमीटर आपका 20 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Three positive charges of a equal value Q are placed at the vertices of a equilateral triangle। तो लाइन ऑफ फोर्सेस का नेचर क्या होगा वो आपको इन चार डायग्राम में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके प्रत्येक हेड पर एक चार्ज प्लस क्यू प्लेस किया गया। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वो कभी क्रॉस नहीं करती, ये आपको पता होनी चाहिए। ई फील्ड लाइन डज नॉट क्रॉस, पहला पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट, ई फील्ड लाइंस कैन नॉट बी क्लोज्ड। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, तब तो ये आपका रूल सही है कि ई फील्ड लाइंस जो है कैन नॉट बी क्लोज्ड इन नेचर। लेकिन अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ई फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं तो वो क्लोज इन द नेचर होती है। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से चार्ज आपका प्लेस किया हुआ है, तो देन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी क्लोज इन द नेचर नहीं हो सकती। तो यहाँ यही हो रहा है, सेकंड फिगर में ये क्लोज इन द नेचर हो गई, थर्ड में भी क्लोज इन द नेचर हो गई, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन में भी क्लोज इन द नेचर दिखाई दे रही है। और आपका पॉजिटिव से एमर्ज हुई और लाइन ऑफ फोर्स और पॉजिटिव पर ही एंटर कर गई। कि ये थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं कि सेम टाइप के चार्ज से एमर्जिंग होने के बाद में सेम टाइप के चार्ज पर ही एंडिंग नहीं हो सकती। इट मीन्स ये तीन ऑप्शंस मेरे रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से जनरेट और पॉजिटिव पे एंडिंग शो की गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्लोज सर्किल बना दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से ऐसा नहीं है। हाँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसमें क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स रिमेनिंग यही है, और ये आपकी लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस नहीं कर रही हैं, सर्किल नहीं बना रही हैं कोई। ठीक है, मतलब क्लोज इन द नेचर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से एमिट हुई एंड देन वो एंटर कर गई दूसरे पॉजिटिव पर। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है कि एक सेल दी है कंडक्टिंग नेचर की, जिसकी की रेडियस आर है। इस कंडक्टिंग सेल की सरफेस पे चार्ज क्यू है, जबकि सेंटर पर भी एक चार्ज आपने जो है क्यू प्लेस किया हुआ है। ठीक, तो देन एट पॉइंट पी आपको कैलकुलेट करना है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दीज बोथ चार्जेस प्लस क्यू एंड ए स्मॉलर क्यू। तो ठीक है, जो सरफेस पे चार्ज होगा उसके कारण जो सरफेस पे पोटेंशियल बनेगा, तो बेसिक रूल का अकॉर्डिंग उतना ही पोटेंशियल इनसाइड एवरीवेयर होगा। इट मीन्स बी आपका ड्यू टू क्यू जो है दैट विल बी सरफेस पर होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर के इक्वल पोटेंशियल। तो ये इनसाइड भी इतना ही होगा एवरीवेयर। ठीक है, सरफेस टू इनसाइड कहीं भी जाएं इतना ही पोटेंशियल होगा। लेकिन जो पॉइंट चार्ज आपने सेंटर पर प्लेस किया है, देन ड्यू टू कैपिटल क्यू पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर डिवाइड बाई 2। इट मीन्स sorry, this is your capital Q, so this will be 1/4πε0 2q अपॉन कैपिटल R। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P पर जो है नेट वो आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा VQ प्लस का V कैपिटल Q। तो 1/4πε0 तो कॉमन है, एंड देन
क्यू अपॉन स्मॉल आर प्लस का 2q अपॉन कैपिटल आर. Okay, so this will be the final answer. So I think third will be the correct one. अब यहाँ एक कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है स्टूडेंट के इन द माइंड कि जो चार्ज आपने ये प्लस क्यू यहाँ सेंटर पर प्लेस किया है तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, वो उतना ही आउटसाइड पर पॉजिटिव भी जनरेट होगा. बिल्कुल सही थिंकिंग है. लेकिन अब जितना ये पॉजिटिव पोटेंशियल, क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे जितना पोटेंशियल जनरेट करेगा उतना इनसाइड द स्फेरिकल सेल होगा. तो ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज कितना जनरेट करेगा ऑन द सरफेस, 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर. ये पॉजिटिव नेचर का होगा. स्फेरिकल सेल के इनर सरफेस पर जो ये नेगेटिव चार्ज है ये कितना जनरेट करेगा इस लोकेशन पर, वो भी सेम उतना ही करेगा, 1/4πε0 माइनस का क्यू अपॉन आर. तो नेट कितना होगा, 0. इट मीन्स अगर आप प्लस का क्यू चार्ज सेंटर पे मान रहे हो और उसका इंडक्शन इफेक्ट आप इसकी इनर और आउटर सरफेस पे अज्यूम करके चल रहे हैं तो एक नेगेटिव और उतना ही आउटसाइड पॉजिटिव, तो नेट पोटेंशियल जो जनरेट होगा ड्यू टू इंडक्शन वो होगा 0. तो इसलिए हमने यहाँ कोई इंडक्शन प्रोसेस नहीं कंसिडर की. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 40. 3 प्लेट्स ABC ऑफ प्लेट एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेपरेशन जो है इनकी ईच एंड एवरी प्लेट के बीच में जो है ये सेपरेशन 3 मिलीमीटर और दिस सेपरेशन अगेन 3. एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द प्लेट्स आर फुल्ली चार्ज्ड इच. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखने होंगे कि हमारे यहाँ कितने कैपेसिटर हैं इन 3 प्लेट से फॉर्म होने वाले, नंबर 1. नंबर 2 हमें चेक करना होगा कि वे कैपेसिटर जो है सीरीज में है कि पैरेलल में. आफ्टर डेट आप फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है. ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट. तो पोटेंशियल क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो देन आप पॉजिटिव प्लेट से रन करें, यहाँ आए एंड देन नेगेटिव प्लेट पे एंड करें. तो आपको आइडिया लग गया कि एक कैपेसिटर ये जनरेट हुआ, एक कैपेसिटर पड़ रहा है इस पाथ में. तो ठीक वही प्रोसेस आपको यहाँ अप्लाई करना है. आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी ट्रैवल करके पहुंचते हैं प्लेट ए पर एंड देन आपको आना होगा देन यहाँ से बी प्लेट पर एंड देन नेगेटिव टर्मिनल पे. तो इट मीन्स आपके पास एक पाथ ये बना पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करने के लिए. तो ये कैपेसिटर ये बन गया. लेकिन आप अपर साइड के पाथ से ना जा करके नीचे के साइड से भी तो आ सकते थे. ठीक है, अब आप इस साइड से मूव करें और यहाँ मूव करते हुए आप पहुंचे प्लेट सी पर, बट देन आप बी प्लेट पर पहुंचे एंड देन आप पहुंचे इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के. ठीक है, तो एक पाथ ये है तो दूसरा कैपेसिटर ये बन गया. और हर बार दोनों बार क्या हुआ कि आप 33 वोल्ट से पॉजिटिव की जंप करें, मान लीजिए 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट पे 33 वोल्ट टू 0 वोल्ट, और इधर साइड से भी प्लस 330 वोल्ट से आप 0 वोल्ट पर जंप किए. इट मीन्स 2 कैपेसिटर बने और दोनों कैपेसिटर ये इन द पैरेलल हुए, क्योंकि दोनों के ही अक्रॉस वोल्टेज जो आई है वो 330 वोल्ट जनरेट हो गई. ये आपके दोनों कैपेसिटर के ही अक्रॉस आ रही है. तो इट मीन्स बोथ कैपेसिटर आर इन पैरेलल. और पैरेलल में है तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगी 2 टाइम्स सी. अगर एक की कैपेसिटेंस में सी अज्यूम कर लूँ तो देन नेट कैपेसिटेंस विल बी 2c. तो इट मीन्स आपके पास एक कैपेसिटर 2c का 330 वोल्ट के अक्रॉस अप्लाइड है. अब ये c की वैल्यू क्या बनेगी, c विल बी एप्सिलॉन 0 a अपॉन d. एप्सिलॉन 0 की वैल्यू एरिया आप फीड कीजिए, 100 देन d फीड कीजिए, 3 mm गिवन है आपको, एंड देन ये c की वैल्यू जो भी न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके लाएंगे आप
वो आपको यहाँ फीड करनी है, तो वो कैपेसिटेंस हो गई डबल। ओके, सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, हाफ 2C एंड अ वोल्टेज का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ। देन CV² विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू कैपेसिटर्स। तो ठीक है, वैल्यूज आप फीड करके इसे कैलकुलेट कर लेना, देन आंसर वन ऑफ दीज आपको फाइंड आउट होगा। ओके, जब आप वैल्यू इसमें जो है सभी नंबर्स की फीड करेंगे तो देन आंसर इसका आता है 1.6 माइक्रो जूल। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। इन दिस क्वेश्चन टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स है कॉपर का और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये कंडक्टर मैंने जो है एक कॉपर का ज्यूम कर लिया, आइडेंटिकल है, लेंथ ब्रेथ एरिया वगैरह सब सेम है। कंडक्टर्स हो गए दो, कॉपर और एल्यूमिनियम के, आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक ही कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप अज्यूम कर सकते हो। तो इंड्यूस चार्ज पूछ रहा है, तो क्यू जो इंड्यूस है मेटल के अंदर वो क्यू 1 - 1 अपॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन बिटवीन, जैसे कि कहने लगे कैपेसिटर अगर आपके पास है और चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया एक प्लेट को और एक को आपने नेगेटिव, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट हो जाएगा। एंड देन अगर आप एक कंडक्टिंग प्लेट इसके अंदर प्लेस करें तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल ई फील्ड इसकी ये सरफेस नेगेटिव होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगी। तो ये चार्ज इंड्यूस चार्ज है। तो ऐसे ही सेम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो प्लेट्स आपने फीड की हैं, तो देन Q इंड्यूस्ड विल बी Q टाइम्स 1 - 1 अपॉन K। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म गिवन किया गया है, एक्चुअल में आप अज्यूम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये किसी एक कैपेसिटर प्लेट के इन बिटवीन ही है। तो ये आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो देन ये नेगेटिव चार्ज, तो इट मीन्स दिस इज अ क्यू, वही क्यू मैंने ये यहाँ यूज किया। तो 1 - 1 अपॉन के फॉर मेटल्स, के फॉर कंडक्टर्स ऑलवेज इन्फिनेटिव है, तो इट मीन्स क्यू इंड्यूस्ड विल बी क्यू के होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एल्यूमिनियम हो या आपके पास कॉपर हो, दोनों ही ये कंडक्टिंग बॉडी है। ओके, तो दोनों के लिए के इनफाइनाइट होगा, तो क्यू इंड्यूस्ड इक्वल्स टू क्यू होगा, या कहें कि दोनों में जो इंड्यूस चार्ज होगा वो इक्वल होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। तो एक सर्किट डायग्राम गिवन है आपको और ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट टू में कह रहा है करंट पासिंग थ्रू 2 ओम और करंट पासिंग थ्रू 3 ओम और पोटेंशियल एट पॉइंट सी और पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो यहाँ आपका डी पॉइंट और या ई पॉइंट है, ये ग्राउंडेड हो गया, इट मीन्स दिस इज एट 0 वोल्ट। नोड वोल्टेज मेथड पर ही बेस क्वेश्चन है। 0 वोल्ट ये आपका लोअर पोटेंशियल लेवल है, इससे 2 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट की सेल है, तो देन इससे 2 वोल्ट हायर पर ये टर्मिनल बी होगा। तो अगर ये 0 है तो इट मीन्स दिस विल बी +2 वोल्ट। तो बी टर्मिनल की पोटेंशियल आ गई +2 वोल्ट। अब आप अगर इधर मूव करें तो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का या सेल का वो कनेक्टेड है बी पर और वो है 2 वोल्ट। और इन दो टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव के इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 10 वोल्ट। तो इट मीन्स +2 से 10 वोल्ट आप हायर ट्रेवल करें तो इट मीन्स बैटरी का ये वाला टर्मिनल 12 वोल्ट पर होगा। तो इट मीन्स 12 वोल्ट विल बी द वोल्टेज ऑफ टर्मिनल सी। एंड देन टर्मिनल सी से अगर आप फॉरवर्ड आगे मूव करें तो ये इस सेल का हायर पोटेंशियल लेवल है, ये पॉजिटिव है, और ये लोअर पोटेंशियल लेवल है नेगेटिव। तो और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल कितना है 6 वोल्ट। तो इट मीन्स हाई से लो जाने पे 6 वोल्ट डाउन हो गया, तो ये 12 वोल्ट है, तो देन 6 वोल्ट डाउन करेंगे
तो ए टर्मिनल विल बी द एट 6 वोल्ट। ओके, तो अब आप पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज 12 वोल्ट, ये करेक्ट है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 10 वोल्ट, ये गलत है, 6 वोल्ट आया है। तो फर्स्ट क्या कहता है, करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो टर्मिनल ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2 ओम विल बी द करंट बिटवीन 2 ओम। करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी अपॉन 2। ठीक, पोटेंशियल वी ए पहले इसलिए यूज किया क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे, तो इट मीन्स करंट की जो डायरेक्शन होगी 2 ओम रेजिस्टेंस में वो कुछ इस वे में होगी। तो वी ए इज 6 वोल्ट माइनस का वी बी इज 2 वोल्ट एंड 2 ओम, दिस कम्स आउट 2 एम्पियर करंट। तो इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट बी करेक्ट है। नाउ लेट अस चेक कि ऑप्शन 2 करेक्ट है और इनकरेक्ट। करंट पासिंग थ्रू 3 ओम इज 4 एम्पियर। तो ये 3 ओम आपका यहाँ शो किया हुआ है आपको कि कनेक्टेड है बिटवीन टर्मिनल सी एंड डी। देन करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी माइनस का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी अपॉन 3 ओम। पोटेंशियल ऑफ a point C is 12 volt. Potential of a D is 0 volt upon 3 ohm. So this comes out 4 ampere. So it means ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन ओनली है कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट A is 10 volt. Now let us move to question number 17. क्वेश्चन में आपको 3 सर्किट कॉम्बिनेशन टू कनेक्टेड 3 वोल्ट बैटरी सप्लाई गिवन है। तो आपको कैलकुलेट करना है इनका ऑर्डर ऑफ द पावर कंजप्शन इन दीज 3 सर्किट्स, कि इनमें से कौन सा जो है आपका ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है, कौन सा जो है मिनिमम पावर जनरेट कर रहा है। तो ऑर्डर में आपको उनको अरेंज करना है। फिगर नंबर 1 का सर्किट रिजल्टेंट, क्योंकि पावर जो है 3 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो पावर जनरेटेड तो आपको V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट से कैलकुलेट करनी। तो फर्स्ट सर्किट के लिए R इक्विवेलेंट और सेकंड के लिए, इनके सब के लिए आप R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए, देन पावर का ऑर्डर आ जाएगा। जिसका भी R इक्विवेलेंट मिनिमम आएगा इट मीन्स वो सर्किट मैक्सिमम पावर जनरेट कर रहा होगा। ओके, टर्मिनल्स को आप नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। A, this is a B, this is C and then final this is D. Okay, A टर्मिनल ये रहा, A एंड देन 1 ओम कनेक्टेड है किसी C पॉइंट से। ठीक है, तो C पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया। A एंड C के इन बिटवीन 1 ओम कनेक्टेड है। ठीक, यहाँ कहीं भी आपके 5 रेजिस्टेंसेस आए तो हमेशा एक मन में रखिए कहीं ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तो उसके लिए ट्राई करिए। ओके, ए एंड बी के बीच भी 1 ओम है, तो ए तो ये रहा, बी पॉइंट यहाँ ज्यूम कर लेते हैं हम, तो देन बिटवीन ए एंड बी ये 1 ओम कनेक्टेड हो गया। नाउ बी एंड सी के बीच 1 ओम कनेक्टेड है, तो बी पॉइंट तो ये है और ए सी पॉइंट ये है, तो देन इन बिटवीन 1 ओम कनेक्टेड है। देन ये रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया, ये रेजिस्टेंस कंप्लीट हुआ, ये रेजिस्टेंस भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब बचता है बी और डी के बीच और सी और डी के बीच। तो इट मीन्स अब आप एक पॉइंट डी पॉइंट कंसीडर करें, सी और डी के बीच 1 ओम का रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच, देन बी और डी के बीच भी जो है ये 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो डी पॉइंट कौन सा, ये। ठीक है, तो बी एंड डी के इन बिटवीन भी 1 ओम कनेक्टेड है। ओके, तो ये एक डायगोनल का क्रॉस तक रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन जो अदर डायगोनल है ए एंड डी, ए एंड डी, इसके बीच बैटरी कनेक्टेड है। तो क्लियर है, यहाँ पर 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 है, तो देन
ये सी एंड बी के बीच लगा हुआ 1 ओम रेजिस्टेंस वेस्ट है, तो रिमूव कर सकते हैं सर्किट से। तो देन इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 ओम एंड 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 ओम आर इक्विवेलेंट है इस सर्किट के, और फर्स्ट सर्किट 1 ओम। नाउ वी कंसीडर सेकेंड सर्किट आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ आप क्या समझ सकते हैं कि ये आपकी कोई करंट आई, ये आई करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगी, 1 2 एंड 3। तो इट मीन्स ये 3 कॉम्बिनेशंस आपके जो बनते हैं सर्किट के, ये आपके पैरेलल में हो गए, 2 ओम 1 ओम एंड दिस 2 ओम, क्योंकि ये सीरीज में है आपके, ये वाला पार्ट सीरीज में है। इसी वे में ये भी सीरीज में, क्योंकि करंट सेम होगी। तो 2 ओम एंड 1 ओम ये पैरेलल में है। हैंस सेकंड सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट बनेगा, तो वो होगा 1/R इक्विवेलेंट 1/2 ओम प्लस 1/1 ओम प्लस का 1/2 ओम, 2 विल बी द एलसीएम, 1 + 2 + 1, दिस विल बी 2 ओम। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट विल बी 1/2। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेकंड सर्किट का जो है वो आया 0.5 ओम, तो फर्स्ट से लेसर है। इट मीन्स ये कंफर्म हो गया, पावर जो सेकंड में जनरेट होगी दैट विल बी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू पावर जनरेटेड इन द फर्स्ट सर्किट। ओके, तो अब इसे थर्ड को और देख लेते हैं कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगी, जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगी, वो यहाँ करके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो इट मीन्स दिस ब्रांच इज इन पैरेलल टू दिस ब्रांच, एक इफेक्टिव, एंड देन वो करंट कंबाइन होकर के आगे फॉरवर्ड फ्लो करेगी। हेंस आर इक्विवेलेंट फॉर थर्ड सर्किट विल बी 2 ओम एंड 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 1 ओम, एंड देन सीरीज में आ गया 1 ओम, तो इट मीन्स दिस विल बी 2। हेंस इट बिकम्स क्लियर कि R3 इज ग्रेटेस्ट देन R1, क्योंकि ये 1 ओम है, एंड देन मिनिमम रेजिस्टेंस है R2, दिस इज इक्वल टू हाफ ओम। हेंस पावर जनरेटेड जो होगी 3 में वो स्मॉलेस्ट होगी, एंड देन P1 में जनरेट होगी, एंड देन P2। तो हेंस P2 मैक्सिमम पावर होगी, P1 लेसर, एंड देन स्मॉलेस्ट विल बी द P3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको एक व्हीट स्टोन ब्रिज शो किया गया है। In order to balance the bridge, we must have R1 R2, जहाँ आपके अननोन है ये दो, R1 एंड R2, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये इंटरनल जो आपका सर्किट है, ये जो स्क्वायर इनसाइड बनाया हुआ है, अगर ये आउटर सरफेस के जो है ब्रिज, ये आउटर सरफेस का ब्रिज अगर बैलेंस हो गया, देन इन दैट केस क्या होगा, बी से कोई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स R2 की वैल्यू तो आप 0 रखो, इनफाइनाइट रखो, कुछ ही रखो। अगर ये आउटर ABC एंड ADC ये ब्रांचेस बैलेंस हो गई, तो इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ अ B विल इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अ D। ओके, एंड हैंस ये आपके बैलेंस ही हो जाएंगे, ये भी सेम पोटेंशियल पर, तो यहाँ करंट आएगी, इसलिए R2 की वैल्यू तो आप चाहे 0 रख लें, इनफाइनाइट रख लें, कुछ ही रख लें, कोई इफेक्ट नहीं होने जा। इट मीन्स केवल R1 की वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी है, और बैलेंस्ड है तो 10/30 विल बी इक्वल टू R1/9। तो इट मीन्स 1/3 एंड 3 से 3 कैंसिल, तो R1 विल बी 3 ओम। तो R2 की वैल्यू तो आप एनी फाइनाइट वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। थैंक यू, आज आप इतना
फिर ये टोटल। नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक। अगर आपको बेटर लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।